बॉलीवुड में सलमान तो राजनीति की दुनिया में पीएम मोदी का गुणगान जारी है। राजनीति की दुनिया में सुपर पीएम मोदी भी माचो मैन की तरह संवाद करते हैं। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। जोशीला लहजा, इमोशन में लिपटी हुई जुबान और आम जनता से संवाद का सरल और सधा हुआ ये अंदाज। प्रधानमंत्री मोदी एक बेहतरीन वक्ता माने जाते हैं जो गंभीर बातों और बड़े मुद्दों को आसान शब्दों में आम जनता तक पहुंचा देते हैं और उनकी यही महारत दूसरे नेताओं से उन्हें अलग ले जाती है। हाथों के ये इशारे, तमतमाए चेहरे पर तेजी से बदलते हाव भाव और उनकी भाषा का ठेठ देसी अंदाज सुनने वालों के दिलों पर सीधी चोट करता है और उनकी यही चोट वोट में तब्दील भी होती रही है। और अब 7 समंदर पार नए प्रयोग और जोश के साथ एक बार फिर पीएम मोदी ने कर दिया है 2019 की चुनावी जंग का ऐलान। गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है, गरीबी की जिंदगी से कैसी जद्दोजहद होती हो, मैं देख के आया हूं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे लंदन में अपने ही सवालों के जवाब देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों मीडिया से खुलकर नहीं करते हैं बात। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कितनी पूरी हुई है आपकी अच्छे दिनों की आस। और इसी के साथ पड़ताल पीएम मोदी के रिपोर्ट कार्ड की भी करेंगे और बताएंगे 2014 में उन्होंने क्या किए थे वादे खास। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। लेकिन मेरी चिंता आलोचना नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि आलोचना करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है और इसलिए क्रिटिसिज्म ने दुर्भाग्य से उस मर्यादाओं को तोड़ करके एलिगेशन का रूप ले लिया है। लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो क्रिटिसिज्म है और लोकतंत्र की सबसे विनाशक कोई रास्ता है तो वो एलिगेशन है। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसाल खान। 2019 का आम चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल तेज होता जा रहा है और इसी की एक कड़ी है लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मेगा शो जिसमें वो मेहमान थे लेकिन मेजबान के रोल में नजर आए। पीएम मोदी ने उन सभी सवालों पर जमकर चौके छक्के लगाए जो उनसे शो के दौरान पूछे गए। लेकिन जो सवाल खुद पीएम मोदी ने 2014 के चुनाव में उठाए थे, उनके जवाब पर आज भी सवालिया निशान लगा हुआ है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे पीएम मोदी के तब और अब का पूरा हाल और साथ ही आपको बताएंगे 2019 की चुनावी जंग के लिए मोदी कितने हैं तैयार। लेकिन पहले फटाफट देख लीजिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन से किया अपने विरोधियों पर पलटवार। आज जितने भी परिणाम आप देखते हैं, मोदी तो निमित्त है और एक्चुअली मोदी की जरूरत है। जरूरत क्या है? किसी को भी पत्थर मारना है तो मारेंगे किसको भाई? किसी को कूड़ा कचरा फेंकना है तो फेंकेंगे कहां जी? किसी को गालियां देनी है तो देंगे किसको? तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों पर कोई पत्थर नहीं पड़ रहे हैं, कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा, कोई गालियां नहीं दे रहा है। मैं अकेला हूं, लेता रहता हूं, झेलता रहता हूं। गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है, गरीबी की जिंदगी से कैसी जद्दोजहद होती हो, मैं देख के आया हूं। और इसलिए मैं मन से मानता हूं राजनीति अपनी जगह पे है। मेरी समाज नीति कहो, मेरी राष्ट्र नीति कहो, मुझे कहती है
कि इनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव लाऊं मैं। और तब जाकर के मैंने लाल किले से कहा कि हम 18,000 गांव जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, इसका मतलब बाकी गांवों में पहुंची है, जिन्होंने पहुंचाई उनको 100 सलाम, लेकिन 70 साल के बाद 18,000 न पहुंचना, ये भी तो जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी चाहिए। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दें। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। मोदी चाय बेचने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको? और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। ये मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी, ये देश का भट्ठा बिठा देगा। लेकिन आज 4 साल के बाद कोई ये बात सवाल नहीं उठा सकता है। मोदी को हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के जीवन के प्रति पूरी श्रद्धा है, और मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं। ये सरकार हमारी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, मैं मानूंगा कम से कम इस 5 वर्ष, मैं आगे के लिए नहीं कह रहा, इस 5 वर्ष पहले की सरकार की तुलना में हम कहां है, ये अगर कंपैरेटिव देखोगे, मैं दावे से कहता हूं हर पैरामीटर में देश के लिए अच्छा करने में कोई कमी हमने नहीं रखी है। 7 समंदर पार लंदन में वो खास महफिल सजी थी जिसमें पीएम मोदी ने एक तरह से अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। पीएम मोदी ने उन तमाम सवालों के जवाब दागे जो विपक्षी दल उन पर लंबे समय से बरसाते रहे। लेकिन मोदी के इस मेगा शो की बात से पहले लंदन के उस दौरान के माहौल को जरा जानिए। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए और स्वीडन होते हुए इंग्लैंड जा पहुंचे, जहां लंदन में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उधर लंदन में पीएम मोदी का स्वागत सत्कार चल रहा था, और इधर देश के कई राज्यों में कैश की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा था। यूपी के उन्नाव और जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची से रेप के मुद्दे ने भी देश के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया था। नीरव मोदी जाता है लंदन, आप खड़े होते हो लाइन में, और आज की हालत, आपका पैसा आप एटीएम से नहीं निकाल पाते हो, एटीएम में पैसा नहीं बचा। पूरे देश में यह हालत है, मजाक बना रखा है। 7 समंदर पार लंदन में जहां पीएम मोदी की शानदार अगवानी हुई, वहीं कठुआ और उन्नाव रेप केस की गूंज भी यहां सुनाई दी। लंदन की सड़कों पर मोदी के स्वागत में नारे लगाने वाले मौजूद थे, तो वहीं उनके विरोध में बैनर लहराने वाले भी नजर आए। प्रदर्शनकारी पीएम मोदी को मुसलमानों और दलितों की हत्या करने वालों का संरक्षक और बलात्कारियों को बचाने वालों का समर्थक बताते हुए नारेबाजी कर रहे थे। पीएम मोदी के विरोध में लंदन के व्हाइट हॉल, लंदन आई, पार्लियामेंट स्क्वायर और उस वेस्टमिंस्टर एबी के समीप भी होर्डिंग लगाए गए थे, जहां से उन्होंने प्रदर्शनकारियों और देश में मौजूद अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। अब मुझे कल्पना कर सकते हैं, जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है,
एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं। और इसलिए मैंने लाल किले पर से एक नए तरीके से इस विषय को प्रस्तुत किया था। मैंने कहा अगर बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी। फोन पे बात करते माँ दिखती, हे बात बंद करो, किससे बात करती, किसके बात करती। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहाँ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमाल के शोमैन हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में वेस्टमिनिस्टर की सेंट्रल हॉल में भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में उन्होंने कमाल का लेखा जोखा पेश किया। लेकिन मोदी के इस मेगा शो की बात से पहले बात वेस्टमिनिस्टर हॉल की, जहां पीएम मोदी ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। श्री नरेंद्र मोदी। लंदन के वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय से संवाद बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल इसी जगह पर 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक भी हुई थी और इसी हॉल में मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी जैसे महान शख्सियतों ने भी अपना संबोधन दिया था। लेकिन महात्मा गांधी के संबोधन के 87 साल बाद जब बुधवार को पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक हॉल में एंट्री मारी तो अपना पुराना चाय वाला डायलॉग बोलना नहीं भूले। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि जहां एक ऐसा एहसास होता है कि वरना जो जगह कुछ परिवारों के लिए रिजर्व रहती है, और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 1500 से ज्यादा लोगों से करीब 2 घंटे तक बातचीत की। मोदी के इस मेगा शो में हर एक चीज पहले से तय नजर आ रही थी। शो के दौरान कौन सी चीज कहां आनी है, शो के सवाल क्या होंगे और मोदी उनका क्या जवाब देंगे, ये सब पहले से तय प्रतीत हो रहा था। खास बात यह है कि इस मेगा शो के जरिए पीएम मोदी ने न सिर्फ अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया बल्कि अपनी सरकार की योजनाओं और कामकाज से जुड़े कई मुद्दों पर बोलते हुए एक तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया। वो रिपोर्ट कार्ड जिसका उन्होंने 2014 के चुनाव में वादा किया था। लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा, वोट दे दिया, अब 5 साल बेटे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी, ये भागीदारी का काम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इस पर बल देना चाहिए। और आपने अनुभव किया होगा जब नेचुरल कैलेमिटी होती है सरकार से ज्यादा समाज की शक्ति लग जाती है और हम कुछ ही पलों में देखते हैं कि उस समस्या के बाहर निकलने में ताकत आ जाए। क्यों? जनता जनार्दन की ताकत बहुत होती है। लोकतंत्र में जनता पर जितना भरोसा करेंगे, जनता को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, परिणाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के चुनाव में जनता से कई वादे किए थे। उन्होंने 2019 में जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का वादा भी किया था। हम आपको उनका वो रिपोर्ट कार्ड भी बताएंगे, लेकिन पहले बात पीएम मोदी की उस फकीरी की जिसकी उन्होंने 7 समंदर पार लंदन में भी एक बार फिर से दुहाई दी। एक फकीरी है आपके स्वभाव में, ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे धीरे फकीरी आती चली गई? मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है
और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। पिछले करीब 4 सालों में पीएम मोदी ने देश के सामने कई बार अपनी फकीरी का इजहार किया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये फकीरी होती क्या है और क्यों पीएम मोदी खुद के लिए इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं? तो फकीर वो है जो कि लोगों से भीख मांगता है। दूसरा फकीर वो है जो कि जिसने कि इंसानों की खिदमत के लिए अल्लाह की राह में अपना वक्त लगा दिया हो और अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए और मज़हब के लिए वक्फ कर दी हो, तो दोनों मानों में इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को फकीर कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी उन पर महंगे कपड़े पहनने, लग्जरी जिंदगी जीने और फिजूल खर्ची करने का इल्जाम भी लगाते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की बीजेपी सरकार को सूट बूट की सरकार कहते हुए सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते रहे हैं। मोदी सरकार को गरीब और किसान विरोधी बताकर विरोधी दल पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते भी नजर आए हैं। लेकिन अपने विरोधियों के ऐसे आरोपों से बेपरवाह पीएम मोदी ने लंदन में फकीरी की अपनी बात से 2 कदम आगे जाते हुए अब खुद को औलिया भी बता दिया है। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं ही, मेरा कोई लेना देना नहीं। और ये फकीरी वगैरह है वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं ही, मेरा कोई लेना देना नहीं। पहले फकीर और अब औलिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस औलिया शब्द का इस्तेमाल खुद के लिए किया, आखिर उस औलिया शब्द का मतलब क्या है? अब आप ये बात भी जान लीजिए। इस्लाम की सूफी धारा में औलिया उसे कहा जाता है जो दुनिया के लालच से दूर अल्लाह की कठोर इबादत करके उसके बेहद करीबी और नेक बंदों में शुमार हो जाता है। सूफी या औलिया वही शख्स होता है जो शरीयत यानी इस्लामी कानून का पूरी तरह पालन करता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है जिस तरह हिंदू धर्म में साधु और संत सांसारिक जीवन का त्याग कर कठोर तपस्या से परमात्मा की कृपा हासिल करते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम की सूफी धारा में औलिया होते हैं। यूं तो औलिया दुनिया भर में होते हैं और भारत में भी औलिया या वलियों की दरगाहें जगह जगह नजर आती हैं, लेकिन राजस्थान के अजमेर में गरीब नवाज के नाम से मशहूर सूफी संत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा औलिया माना जाता है। सूफी जो है वही औलिया अल्लाह भी है, वही बुजुर्गान दीन भी है।
तो सूफिज़्म का भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि औलिया अल्लाह के लिए या बुजुर्गान दीन के लिए है। और सूफ़ी भी सही मानों में वही शख्स होता है जो कि सही तौर पर ना सिर्फ ये कि अपनी ज़बान से बल्कि अपने कर्म से, अपने अमल से इस्लामी शरीयत पर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करे और अपनी ज़ात से किसी भी दूसरे इंसान को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो 2000 चुनिंदा लोगों को लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में पीएम मोदी ने जो संबोधन दिया उसके मायने काफी गहरे हैं और इसकी जड़ें जुड़ी हैं 2019 के आम चुनाव से। आगे आपको बताएंगे कैसे खुद को फकीर कहने वाले सुपर पीएम मोदी ने एक बार फिर चुनावी जंग के लिए कर दिया है यलगार। इस छोटे से ब्रेक के बाद तूफान जितनी तेजी से आते हैं उतनी ही तेजी से गुजर भी जाते हैं, लेकिन देश की राजनीति में उठा मोदी नाम का तूफान देश और दुनिया में शिद्दत से बरकरार है। पूरी में हमारा जवानों ने मारा, हमारा देश ना फौजियों एमना घर में जईने सर्जिकल स्ट्राइक करीने मौत ने घाट उतारीने आ रहे। ये मोदी की राजनीति का करिश्मा ही है कि 2014 के आम चुनाव में मोदी नाम की जो लहर उठी थी उसने देश के करीब 15 राज्यों में विरोधी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया है। वहीं विदेश में भी बज रहा है मोदी नाम का डंका। श्री नरेंद्र मोदी। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का रसायन शास्त्र ही है जिसने उनकी पार्टी और सरकार की तमाम खामियों और राजनीतिक भूलों पर भरोसे का ऐसा लेप लगाया है जिस पर विरोधी दलों का हर बार कुंद पड़ गया है और अब मोदी के निशाने पर आ गया है 2019। ट्वेल्थ सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने मैग्ना कार्टा के भी पहले लोकतंत्र के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने एक अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की और समाज के सब वर्ग के लोग वहां बैठते थे और सामाजिक समस्याओं का चिंतन करते थे। और उस जमाने में कंपलसरी महिला प्रतिनिधि रहती थी उसमें, 12th सेंचुरी में, और सामाजिक समस्याओं का निदान निकालते थे और फिर समाज का प्रबोधन करते थे। हमारा देश जातिवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत इसमें ऐसा बिखरा पड़ा था। भगवान बसवेश्वर ने इन सबको एक छत्र छाया में ला करके ऊंच नीच जातिवाद को समस्या करके सबको जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। ब्रिटेन दौरे में जब पीएम मोदी भारतीय समुदाय से रूबरू हुए तो समाज सुधारक लिंगायत संत बसवेश्वर का जिक्र करना नहीं भूले। बुधवार को उन्होंने लंदन की टेम्स नदी पर स्थित संत बसवेश्वर के दर्शन भी किए और मूर्ति पर माला चढ़ाई। दरअसल पीएम मोदी की इस कवायद को कर्नाटक चुनाव से 1 महीने पहले लंदन से उनका लिंगायत कार्ड माना जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले ही इस लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रस्ताव पास कर उन्हें लुभाने की कोशिश कर चुकी है। संत बसवेश्वर को मानने वाले लिंगायत समुदाय की कर्नाटक में 17% आबादी है और ये समुदाय राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखता है और यही वजह है कि लंदन से ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चुनावी दांव चल दिया। कर्नाटक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का एक दरवाज़ा खोलता है। भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार वहाँ पर पहले रह चुकी,
येदियुरप्पा के नेतृत्व में काफ़ी सारा विवाद हुआ था, उनको हटना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो कर्नाटक को हासिल करे, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है। अगर बीजेपी यहाँ रुकती है तो जो बाकी राज्यों में चुनाव होने हैं लोकसभा चुनाव के पहले, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। और अगर जीतती है तो इनके लिए एक 19 जो है और आसान दिखाई देने लगेगा। मोदी फैक्टर 4 साल में, 4 साल पहले जो था, जो हमने सोचा था एक न्यू अवतार, वो 4 साल बाद में भी वही सेम रहेगा या नहीं, इसका भी एक लिटमस टेस्ट है। और कर्नाटक का चुनाव में अगर येदियुरप्पा फैक्टर, लिंगायत फैक्टर, इमोशनली पोलराइजेशन, अगर आप कांग्रेस को हटा सकते हैं तो जो मोमेंटम मिलेगा, जो आपका मैं अभी जो चर्चा कर रहे थे, जो स्कीम का फेलियर, फॉरेन पॉलिसी का जो फेलियर, वो सब उभर के आपके जो विजय है उसको सामने रख के 2019 के लिए आप क्षेत्र मतलब तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए कर्नाटका इज द मेन कैटलिस्ट बन सकता है। नवंबर 2015 में जब बतौर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इंग्लैंड गए थे, तब लंदन के वेम्बली स्टेडियम में उन्हें सुनने भारतीय समुदाय के करीब 60,000 लोग पहुंचे थे। लेकिन इस बार अपने मेगा शो में चुनिंदा लोगों से संवाद के जरिए पीएम मोदी की कोशिश अपनी बातों को मजबूती से रखने की रही है। अपने मेगा शो में उन्होंने अपनी सरकार की विदेश नीति, विकास के कामों, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर नोटबंदी जैसे तमाम मुद्दों पर विरोधियों को घेरने की कोशिश की है। दरअसल प्रधानमंत्री के भारतीय समुदाय को संबोधित करने के कार्यक्रम के इस वक्त का भी महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समझने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए आवश्यक होता है कि भाई गत 10 साल में काम किस प्रकार से होता था, उसको पता चले, देखेंगे तब पता चलेगा 4 साल में कैसे हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं, आज की निर्णय प्रक्रियाएं, तब के एक्शन, आज के एक्शन, आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। मतलब यह हुआ कि इन्हीं व्यवस्थाओं से अगर आपके पास नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने का इरादा हो, इसी व्यवस्था के तहत आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। ये मूलभूत मेरी सोच होने के कारण ये तो है ही नहीं कि मैं जो चाहूं वो सब होता है, लेकिन नहीं भी होता है तो मैं निराश नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं क्यों नहीं हुआ, आगे इसको करने का रास्ता मैं इस तरफ गया था, जरा नए तरीके से करूंगा, मैं करके रहता हूं। 2019 के आम चुनाव में अब 1 साल का वक्त ही बचा है और ऐसे में अपनी सरकार के 4 साल के काम का लेखा जोखा देना प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा अहम है। लेकिन एक बार फिर विदेशी धरती से पीएम मोदी ने विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस की पिछली सरकारों पर जबरदस्त हमला बोला। एक ऐसा हमारे देश में सरकारों ने रवैया अपनाया जिसमें लोग सरकारों पर आश्रित हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए, सरकार के बिना उनका गुजारा ही न हो। मैं समझता हूं ये कंसेप्ट समाज को अपाहिज बना देता है, दुर्बल बना देता है। हमने क्या कहा, एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए जिसमें हमने बिना बैंक गारंटी लोगों को पैसा देना तय किया। लेकिन ये लोन मेले से डिफरेंट था और अलग अलग स्कीम के उसके काम के हिसाब से उसको पैसे देना। आप जानकर के खुश हो जाएंगे, अब तक 11 करोड़ लोगों ने इस मुद्रा योजना का लाभ उठाया है। लंदन में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की जिस मुद्रा योजना का जिक्र किया उसका हाल जान लीजिए।
अप्रैल 2015 में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऐलान किया था। इस योजना का मकसद गांव और शहरों में छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे कारोबारियों को सस्ती दरों पर 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के छोटे कर्ज मुहैया करवाना था। साल 2015-16 में 3 करोड़ 49 लाख लोगों को 1,32,954 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन दिया गया। फिर साल 2016-17 में 3 करोड़ 97 लाख लोगों को 1,75,312 करोड़ रुपए का लोन दिया गया और साल 2017-18 के फरवरी तक 3 करोड़ 49 लाख अकाउंट में करीब 1,65,312 करोड़ रुपए लोन दिए गए। लेकिन बैंक और कर्ज देने वाली संस्थाओं के मुताबिक जून 2017 तक करीब 39,12,000 लोन अकाउंट एनपीए यानी नॉन प्रॉफिट एसेट में तब्दील हो चुके हैं। यानी ये मुद्रा लोन के इस कर्ज की वापसी लटक चुकी है। मुद्रा लोन जैसी अहम योजना ही नहीं बल्कि लंदन में भारतीय समुदाय के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड में पीएम मोदी ने बुनियादी मुद्दों पर भी विरोधियों को घेरने की कोशिश की। पहले उठाया बिड़ा गांव में बिजली पहुंचाऊंगा, अब बिड़ा उठाया है घर में बिजली पहुंचाऊंगा। 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं। भारत में टोटल 25 करोड़ परिवार है। 125 करोड़ जनसंख्या है लेकिन करीब करीब 25 करोड़ परिवार है। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ परिवारों में आज भी 18वीं शताब्दी की जिंदगी है, वो दिया जला करके गुजारा करते हैं। मैंने बिड़ा उठाया है। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में उन 4 करोड़ परिवारों में बिजली का कनेक्शन दूंगा। उनके बच्चे बिजली में पढ़ेंगे, उनके घर में अगर कंप्यूटर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है तो वो दुनिया से जुड़ेंगे। टीवी लाने का खर्चा मिल जाएगा तो टीवी देखेंगे, बदलती हुई दुनिया देखेंगे। वो दुनिया के साथ जुड़ने के लिए उनके अंदर भी बेसब्री मुझे पैदा करनी है। मोदी जी, आप कल्पना कर सकते हैं कि गरीब मां शौचालय जाने के लिए सूर्योदय से पहले जंगल जाने के लिए सोचती हैं और दिन में कभी जाना पड़े, शारीरिक पीड़ा सहती हैं, लेकिन सूरज ढलने तक का इंतजार करती हैं। वो शौचालय के लिए नहीं जाती हैं। उस माँ को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होगा, उसके शरीर पर कैसा जुल्म होता होगा। क्या हम टॉयलेट नहीं बना सकते? और तब जाकर के मुझे लगा कि मैं लाल किले पर से जाकर के अपनी भावनाओं को बिना लाग लगवे बता दूंगा। जिम्मेवारी बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैंने देखा कि देश ने बहुत रिस्पांस दे दिया। जो मेरा आज करीब 3 लाख गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। स्वच्छ भारत अभियान पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। इसीलिए उनके रिपोर्ट कार्ड पर आगे बढ़ने से पहले अब यह भी देख लीजिए कि पिछले 4 साल में क्या रहा है इस योजना और मोदी सरकार की दूसरी अहम योजनाओं का हाल। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का मकसद अक्टूबर 2019 तक देश को खुले से शौच मुक्त करना है। अक्टूबर 2014 में देश में शौचालयों का वजूद 38.7% था, जो अप्रैल 2018 में 82.38% हो चुका है। अक्टूबर 2014 के बाद से अब तक देश में 6 करोड़ 96 लाख शौचालय बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के करीब 3,50,342 गांव में टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। देश के कुल 716 जिले हैं, जिनमें से 371 जिले खुले में शौच फ्री हो चुके हैं और देश के 16 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। पीएम मोदी ने संसद ग्राम योजना का ऐलान भी किया। इसके तहत हर सांसद को अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाना था। इस योजना के पहले चरण में लोकसभा के 500 सांसदों और राज्यसभा के 203 सांसदों ने अपने गांवों की पहचान की। दूसरे चरण में लोकसभा के 339 सांसदों और राज्यसभा के 126 सांसदों ने गांव गोद लिए, लेकिन तीसरे चरण में लोकसभा के सिर्फ 133 सांसदों, राज्यसभा के 31 सांसदों ने ही गांव गोद लिए। पीएम मोदी ने गरीबों का बैंक खाता खोलने के लिए जनधन योजना का ऐलान किया।
हर कार्ड धारक को डेबिट कार्ड और 1 लाख की बीमा सुरक्षा मुहैया करवाने की बात भी कही। जनधन योजना के तहत अब तक 31,45,000 लोगों को बैंक से जोड़ा गया, जिनके जनधन खातों में 80,545 करोड़ रुपए जमा है। अब देश में रोजगार के लिए युवाओं को स्किल्ड बनाने के उद्देश्य से साल 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। कौशल विकास योजना के तहत अब तक 6,19,000 लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश के 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाने का वादा किया था, जिसमें से 17,123 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। और अब बिना आबादी वाले 1,235 गांवों को छोड़कर सिर्फ 59 गांवों में बिजली पहुंचना बाकी है। तो जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं मोदी सरकार के पहले साल की प्राथमिकताएं थीं। उसके बाद पीएम मोदी के एजेंडे में स्टार्टअप जैसी योजनाएं जुड़ती चली गई। लेकिन जाहिर है चुनावी साल में अब जनता इन योजनाओं का परिणाम जानना चाहती है। जो अहम वादे हैं उसमें एक था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर आप पैदा करेंगे। उसको लेकर के सरकार अब हिला हवाली कर रही है। जो आंकड़े हैं, जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि ये वादा दूर दूर तक कहीं इनके इस कार्यकाल में पूरा होता नहीं दिख रहा है। आंशिक रूप से उसके ऊपर अमल हुआ है। एक बड़ा वादा था कि ब्लैक मनी का एक मसला था। तो इस तरीके से अलग अलग जो वादे थे, मेरे ख्याल से अब उन पर लोग जवाब मांगेंगे और इनका जिम्मा बनता है कि ये अब उनके ऊपर जवाब देना शुरू करें। 4 साल बाद जो सरकारी रिपोर्ट आ रहा है जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, हेल्थ के बारे में, इवन शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें कोई एक्साइटिंग रिपोर्ट भी सरकारी स्टैटिस्टिक्स भी नहीं दे रहे। तो इसीलिए मुझे लगता है जितना स्लोगन है उतना वास्तविक छवि वो नहीं है। तो इसमें एक फर्क है। तो स्कीम तो बहुत अच्छा है। स्कीम में क्या रहता है? स्कीम में तो आपका एक टारगेट रहता है। वो टारगेट अचीव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को टारगेट अचीव करना है। देश के हर ब्यूरोक्रेसी है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन कुल मिला के जो प्रत्याशा, जो मतलब अभिलाषा आम जनता के मन में था वो पूरी नहीं हुई है। पीएम मोदी ने लंदन के जिस मेगा शो में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसमें उन्होंने विरोधियों को 2019 के लिए अपने इरादे जता दिए। लेकिन अब आगे आप फटाफट पीएम मोदी के उन इरादों पर भी एक नजर डाल लीजिए जो उन्होंने साल 2014 में जनता को दिखाए थे। क्या आपको भरोसा है कि सपा के राज में आपकी बहन बेटी सलामत है? आपकी बहन बेटी सलामत है? क्या आपकी बेटी बाहर जाकर के आएगी और वो विश्वास से कह सकती है कि पिताजी आज मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई? कह सकती है? मां बेटियां घर से बाहर निकलने से डर रही है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान। आज की कांग्रेस कहती है मर जवान मर किसान। कैसा देश है? 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, फ्यूल नहीं है। कोयले की खदानें बंद पड़ी है। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? अगर राज्य इनिशिएटिव ले, केंद्र मदद करें, 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, एक्ट बहुत सुन चुके हैं। देश को एक्ट सुन लिया, अब देश को एक्शन चाहिए। मुझे रुपये किसके लिए चाहिए? आगे पीछे कुछ नहीं है। 4 साल का वक्त देखते ही देखते गुजर गया। चुनाव का साल भी अब बिल्कुल सामने खड़ा है और इसीलिए राजनीति के मैदान में धुरंधरों के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। एक बार फिर वादों इरादों की झड़ी लगी हुई है और इन सब के बीच जनता हैरान परेशान सी खड़ी है। शायद ये समझने की कोशिश में है कि आखिर फकीरी रईसी से कैसे बड़ी है।